नमस्कार, मैं अंशु जांगड़े द्रव यांत्रिकी के मूल सिद्धांत के लेक्चर 33 में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइफन। साइफन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारे हम इस अध्याय में देखेंगे। साइफन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बिना किसी बाहरी पंप के साइफन की क्रिया गुरुत्वाकर्षण और दबाव के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करती है। साइफन के थ्रू एक जो सिस्टम होता है उसमें बिना पंप के यूज़ करके हम पानी को या जल को या ऑयल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साइफन क्या होता है? साइफन एक सरल यांत्रिक उपकरण है जिसमें दो पाइपों का उपयोग होता है। एक पाइप इनलेट पाइप होता है जो तरल के स्रोत में डुबा दिया जाता है, जबकि दूसरा पाइप आउटलेट पाइप होता है, तरल को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से काम करती है। जब तरल को इनलेट पाइप में डालते हैं और पाइप को बाहर की ओर निकालते हैं तो तरल एक निरंतर धारा से रूप में बहती है जब तक कि इनलेट पाइप तरल में डूबा रहता है और आउटलेट पाइप में तरल का प्रवाह जारी रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो बीकर है या दो सिस्टम है, दो टब बोल सकते हैं, दो को एक पाइप से जोड़ा गया है। एक टब ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। मान लीजिए हमें इसमें प्रवाह करनी है तो हम बिना पंप का इस्तेमाल किए हुए प्रवाह करेंगे, जो कि साइफन के द्वारा करेंगे। तो पाइप में एक निगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करते हुए दूसरे पाइप में क्रिएट करते हुए दूसरे पाइप से पहले पाइप को जोड़ के निगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हुए पाइप का प्रवाह करेंगे, जो कि गुरुत्वाकर्षण के साथ प्रवाहित होगा। साइफन एक लंबी मुड़ी हुई पाइप होती है जिसका उपयोग पानी को एक ऊंचाई पर स्थित रिजर्वायर से निचली ऊंचाई पर स्थित रिजर्वायर में ले जाने के लिए किया जाता है। जब दोनों रिजर्वायर के बीच एक पहाड़ी या ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, उस अवस्था में हम साइफन का इस्तेमाल करके एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर तक पानी का प्रवाह किया जा सकता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो रिजर्वायर ए और बी गिवन हैं। तो यहाँ पर रिजर्वायर ए से और बी के बीच हमें पानी का प्रवाह करना है। चूँकि यहाँ पर ऊंचाई होने की वजह से हम यहाँ पानी का प्रवाह सीधे नहीं कर सकते, तो जो पाइप है वो ऊंचाई पर गया हुआ है एक सबमिट पर, उसके बाद वह दूसरे पाइप रिजर्वायर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम साइफन क्रिएट करते हुए पाइप रिजर्वायर ए से रिजर्वायर बी की ओर पानी का प्रवाह करेंगे। साइफन के महत्व और लाभ। पंप के बिना तरल स्थानांतरण। साइफन का मुख्य लाभ यह है कि यह तरल को स्थानांतरित करने के लिए किसी बाहरी पंप की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल गुरुत्वाकर्षण और दबाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न लागत। साइफन का निर्माण और रखरखाव सस्ता होता है क्योंकि इसमें कोई जटिल तंत्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती। स्वचालित ऑपरेशन। एक बार साइफन स्थापित हो जाने के बाद यह स्वचालित रूप से कार्य करता है जबकि उसकी स्थिति सही है और पाइपों में कोई अवरोध नहीं होता। लिक्विड रिसाइकलिंग। साइफन का उपयोग उन प्रणालियों में किया जाता है जहां तरल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वचालित रूप से स्थानांतरित करना होता है, जैसे बागवानी, जल संचयन और शीतलन प्रणाली। साइफन का उपयोग आधिकारिक और औद्योगिक अनुप्रयोग किया जाता है। खाद्य एवं पेय उद्योग, बियर, वाइन और अन्य तरल पदार्थों के स्थानांतरण में साइफन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रसायन और पेट्रोलियम उद्योग, विभिन्न तरल रसायनों और पेट्रोलियम उत्पादों के स्थानांतरण के लिए साइफन का इस्तेमाल करके रसायन और पेट्रोलियम पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जल प्रबंधन, फार्मिंग और बागवानी। जल का कुशल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली में साइफन का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे पंप आवश्यकता नहीं होती या पंप का उपयोग नहीं होता या पंप नहीं दिया गया होता है, वहाँ पर साइफन के द्वारा पानी को नहर से निकालकर या कैनाल से निकालकर आप अपने खेतों में या फार्म लैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले जलाशय और जलाशयों में
पानी का स्थानांतरण और स्तर नियंत्रण करने के लिए भी साइफन का इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी और रिसर्च। रसायन विज्ञान प्रयोगों में विभिन्न द्रवों का स्थानांतरण और मिश्रण करने के लिए साइफन का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू उपयोग। एक्वेरियम पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में स्थानांतरित करने के लिए। फिश टैंक पानी को नियमित रूप से स्थानांतरण और सफाई के लिए भी साइफन एप्लीकेशन को किया जाता है। साइफन की प्रणाली। साइफन की कार्य प्रणाली को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला, इनलेट पाइप को तरल में डुबोना। इनलेट पाइप को तरल के स्रोत में पूरी तरह से डुबाना होता है ताकि एयर ब्लॉकेज ना हो। अगला, पाइप को प्राइम करेंगे। पाइप को तरल से भरना ताकि इसमें कोई हवा ना रहे और तरल प्रवाह शुरू हो सके। आउटलेट पाइप का निर्माण। आउटलेट पाइप को नीचे की ओर रखना होता है ताकि तरल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर निकल सके। तरल का प्रवाह। जब इनलेट पाइप में तरल होता है और आउटलेट पाइप में तरल का प्रवाह होता है तो साइफन अपने आप काम करना शुरू कर देता है। साइफन की यह सरल लेकिन प्रभावी प्रणाली विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी होती है और इसे अक्सर आसान, सस्ता और स्वचालित तरल स्थानांतरण समाधान के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि आपने प्रायः देखा होगा कि मोटर बाइक्स में पेट्रोल नहीं होने की वजह से पेट्रोल एक टंकी से दूसरे टंकी में हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हुए या फिर साइफन क्रिएट करते हुए एक टंकी से दूसरे टंकी में पेट्रोल निकाल कर दूसरे व्हीकल में डाल देते हैं गाड़ी बंद होने की अवस्था में। तो वह कैसे किया जाता है? साइफन का इस्तेमाल करते हुए ही किया जाता है। साइफन पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। दो रिजर्वायर जिनके बीच का अंतर 15 मीटर है मान लीजिए और 200 mm व्यास के साइफन द्वारा जुड़े हैं। साइफन एक पाइप सिस्टम होता है। साइफन की लंबाई 400 मीटर है और समिट जिसका शिखर ऊपरी रिजर्वायर के पानी की सतह से 3 मीटर ऊपर है। ऊपरी रिजर्वायर से समिट तक की पाइप की लंबाई 1200 मीटर है और घर्षण गुणांक 0.005 है। तो हमें सवाल में दिया गया है कि दो रिजर्वायर है, उनके बीच का अंतर कितना है? 15 मीटर है और जो पाइप जो साइफन के लिए इस्तेमाल हो रही है उसका डायमीटर कितना है, व्यास कितना है? 200 mm और साइफन के बीच की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। इनके बीच की लंबाई क्या है? 400 मीटर है और जो साइफन का इनिशियल है लेवल है जो सबमिट है वो 120 मीटर पे है और जो साइफन का सबमिट जो रिजर्वायर ए से है उसका हेड कितना है? 3 मीटर। उस अवस्था में हमें क्या करना है? तो दी गई जानकारी इसमें क्या है? व्यास दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर, साइफन की लंबाई दी हुई है 400 मीटर, दोनों टैंक के बीच ऊंचाई का अंतर 15 मीटर दिया हुआ है और सबमिट की ऊंचाई h हमें गिवन है 3 मीटर और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है 0.005। तो हमें साइफन के माध्यम से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। हम दोनों पॉइंट ए और बी दोनों पर बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल करते हैं। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए इक्वल टू रो जी अपॉन पी वी अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी प्लस एच एफ। पी ए और पी बी क्या है? हमारे वायुमंडलीय दाब हैं। वी ए और वी बी प्रवाह का गति है। जेड ए जेड बी डॉटम से ऊंचाई है एंड एच एफ क्या है? हमारा घर्षण की वजह से हेड लॉस है। तो अब इस इक्वेशन में पी ए और पी बी पे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल करते हैं। तो हमारे जो प्रश्न है उसमें रिजर्वायर ए और रिजर्वायर बी दोनों में ओपन एटमॉस्फेयर है तो दोनों पे प्रेशर क्या होगा? 0 होगा हमारा और वेलोसिटी दोनों भी स्टेबल हैं, कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में रिजर्वायर ए और रिजर्वायर बी पे क्या है? हमारा वेलोसिटी भी 0 होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच क्या गया हमारे पास? डेटम हेड एट ए रिजर्वायर ए और डेटम हेड एट रिजर्वायर बी और टोटल हेड लॉस। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस जेड ए इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस जेड बी प्लस एच एफ। तो हमारी जेड ए माइनस जेड बी क्या हो जाएगी? हेड लॉस। तो हमारा हेड लॉस दिया हुआ है हमको 15 मीटर हमको प्रोवाइड है।
तो हमारा हेड लॉस डार्सिस-वेज़बेक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम पाइप में फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस क्या हो जाएगा हमारा F इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई 2GD। F क्या है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर, L हमारी क्या है लेंथ ऑफ पाइप है और V क्या है प्रवाह की गति है, D व्यास ऑफ पाइप है और G गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे हेड लॉस हमें सवाल में दिया गया है 15, तो हमारे पास इस इक्वेशन से फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 400, वेलोसिटी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हुई है और डी डाया और ग्रेविटी मालूम है। तो यहाँ पे v के टर्म्स में हमें इक्वेशंस मिल जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना है 58.86/2। इस तरीके से v हमको मिल जाएगा कितना 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रवाह के लिए डिस्चार्ज कितना हो जाएगा q इक्वल टू a इंटू वी। अब a क्या हो जाएगा हमारा एरिया है आपका, तो a इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 0.2 इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो एरिया हमारे पास आ जाता है 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्चार्ज क्या हो जाएगी, एरिया की वैल्यू मिल चुकी है हमें और हमने वेलोसिटी अभी फाइंड आउट किया था 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी डिस्चार्ज क्या हो जाएगी 0.0848 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे साइफन में जो फ्लो है हमारी रिजर्वायर ए से रिजर्वायर बी के बीच डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड और डिस्चार्ज क्या आ जाएगा हमारा 0.0848 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सबमिट पे प्रेशर कितना होगा, दबाव कितना होगा। जो मैक्सिमम पॉइंट हमने देखा था पॉइंट एच, वहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए जिसकी वजह से साइफन क्रिएट हो सके और रिजर्वायर ए से रिजर्वायर बी के बीच स्मूथली प्रवाह हो सके। तो अगेन हम बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल करते हैं पॉइंट ए रिजर्वायर ए पे और सबमिट पॉइंट एस पर लागू करते हैं। तो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड ए इक्वल टू पी एस बाई रो जी प्लस वी एस स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड एस प्लस एच एफ। सेम तो रिजर्वायर ए पे वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड हमारे क्या है 0 है और डेटम हेड क्या है हमारा, वहाँ पे हमने 0 ले लिया है। अगर हम रिजर्वायर का जो टॉप लेवल है अगर हम उसे डेटम काउंट करते हैं तो हमारा डेटम हेड भी रिजर्वायर ए कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट सबमिट एस की बात कर रहे हैं जहाँ पे सेकेंड पॉइंट है। तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा पी एस बाई रो जी, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 2.7 जो हमने अभी कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। अब हमारा डाटम हेड कितना है +3 आएगा, +3 हो जाएगा ये प्लस हेड लॉस। हेड लॉस क्या है हमारा उस पाइप में फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो कितना है 0.05 इंटू 120 लेंथ ऑफ पाइप है इंटू 2.7 वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई 2 इंटू डाया इसका 0.2 है एंड जी की वैल्यू क्या है 9.81। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रेशर एट सबमिट कितना आता है 7.8 मीटर एट द हेड ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट पे हमारा जो एस पॉइंट है वहाँ पर हमारा सबमिट प्रेशर कितना आ रहा है वो हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, रिजर्वायर ए और रिजर्वायर ए को फर्स्ट सेक्शन माना और सबमिट पॉइंट एस को हमने सेकंड सेक्शन मानते हुए पॉइंट एस पर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया गया है। तो प्रेशर कितना आया 7.8 मीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। ठीक है, नाउ कुछ एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। पहला है साइफन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है ऊंचाई से नीचे की ओर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए। ऑप्शन बी है नीचे से ऊंचाई की ओर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए। ऑप्शन सी है समान स्तर पर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए और ऑप्शन डी है तरल पदार्थ को संपीड़न करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऊंचाई से नीचे की ओर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए। क्योंकि साइफन हमेशा ग्रेविटी के साथ काम करता है तो हम जब भी साइफन अप्लाई करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ही वाटर फ्लो होगा, बस हमें साइफन क्रिएट करना होगा अगर वो साइफन टाइप का प्रवाह है। तो जनरली हम साइफन कहाँ प्रयोग करते हैं, ऊंचाई से नीचे की ओर तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए।
दूसरा प्रश्न है, साइफन के काम करने के लिए कौन सी मुख्य शर्त आवश्यक है? ऑप्शन है तरल का घनत्व कम होना चाहिए। ऑप्शन बी है साइफन की नली का अंत ऊंचाई पर होना चाहिए। ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब से तरल को ऊपर उठाया जा सके। और ऑप्शन डी है तरल का वाष्प दाब कम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि वायुमंडलीय दाब से तरल को ऊपर उठाया जा सके। साइफन में मेन काम यही किया जाता है कि पहले वायुमंडलीय दाब से उसको ऊपर उठाया जाता है, फिर उस पाइप को ग्रेविटी से नीचे, मतलब जिस लेवल पे हमारा वाटर है, जो मेन पॉइंट है, वहाँ से नीचे हमारा टारगेट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? वायुमंडलीय दाब से तरल को ऊपर उठाया जा सके। प्रश्न तीसरा है, साइफन को काम करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस है हमारे पास, दोनों सिरों का समान दाब होना चाहिए। ऑप्शन बी है आउटलेट सिरे का ऊपरी सिरे से नीचे होना। ऑप्शन सी है नली का सीधा होना। ऑप्शन डी है साइफन की नली का बड़ा व्यास होना। तो हमने अभी देखा था कि साइफन का जो आउटलेट होना चाहिए वो ऊपरी सिरे से नीचे होना चाहिए, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी का प्रवाह हो सके। तो इसका सही उत्तर है बी, आउटलेट सिरे का ऊपरी सिरे से नीचे होना। अगला सवाल है, साइफन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसके ऑप्शन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी पास्कल का सिद्धांत। ऑप्शन सी बर्नौलिस का प्रमेय। और चौथा है चार्ल्स का नियम। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है बर्नौलिस का प्रमेय, क्योंकि बर्नौलिस का प्रिंसिपल यही बोलता है कि दोनों सेक्शन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो साइफन क्रिया बर्नौलिस प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल होती है, बर्नौलिस सिद्धांत पर ही आधारित है। अगला सवाल है, साइफन में प्रवाह कब बंद हो जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, जब ऊपरी सिरे की ऊंचाई कम हो जाती है। ऑप्शन बी, जब आउटलेट का सिरा ऊपरी सिरे से ऊपर हो जाता है। ऑप्शन तीसरा, जब नली में हवा प्रवेश कर जाती है। और ऑप्शन चौथा, जब तरल का घनत्व बढ़ जाता है। चूँकि साइफन जो होती है वो ग्रेविटी के फ्लो के साथ फ्लो करती है, तो जब नली में हवा प्रवेश कर जाती है उस कंडीशन में साइफन का फ्लो रुक जाता है। तो हमें साइफन प्रवाह स्मूथली हो उसके लिए जो हमारी साइफन नली होती है उसमें हवा का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, अदरवाइज हमारा साइफन बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में साइफन प्रवाह बंद कब होगी? जब हमारी नली में हवा प्रवेश कर जाएगी, उस कंडीशन में हमारी साइफन बंद हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला टॉपिक आता है हमारा पाइपों के माध्यम से शक्ति संरक्षण मीन्स पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप। पाइपों के माध्यम से पानी या अन्य तरल पदार्थों के प्रवाह से शक्ति संचारित होती है। संचारित की गई शक्ति इस पर निर्भर करती है कि पाइप के माध्यम से प्रवाहित होने वाले तरल का भार कितना है और पाइप के अंत पर उपलब्ध कुल हेड कितना है। पाइप ए बी को एक टैंक से जोड़ा गया है। मान लीजिए पाइप एक टैंक है हमारे पास या रिजर्वायर है जिसको ए बी पाइप से जोड़ा गया है, जिसका हेड कितना है एच है और पाइप की लंबाई कितनी है एल दी हुई है। और फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस कितना है एच एफ है और एफ क्या है घर्षण का सहगुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यदि छोटे नुकसानों की उपेक्षा की जाए तो पाइपों के आउटलेट पर उपलब्ध हेड होगा, अर्थात छोटे नुकसान मीन्स एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस एंड मोड की वजह से लॉस या वॉल्व की वजह से लॉसेस को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में टोटल हेड लॉस कितना होगा? इनलेट पर कुल हेड माइनस घर्षण के कारण हेड लॉस। तो इनलेट पे हेड कितनी दी हुई है हमारी? टोटल हेड एच है हमारे पास। तो घर्षण के कारण कुल हेड लॉस कैसे निकालेंगे? एच एफ से डार्सी-वेईसबर्ग इक्वेशन को यूज़ करते हुए हेड लॉस निकालेंगे। तो हेड लॉस क्या हो जाएगा? 4F इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई 2GD। तो हमारा पाइप के आउटलेट पर हेड कितना हो जाएगा? H माइनस 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई 2GD। अब पाइप के माध्यम से प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले पानी का भार कितना होगा? अगर इसे हम W से डिनोट करते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी वेट।
तो मास क्या हो जाएगा, रो जी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पानी का भार हो जाएगा। तो हम एरिया को कन्वर्ट कर लेते हैं, रो जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी। तो पाइप के आउटलेट पर संचालित की गई शक्ति कितनी हो जाएगी, प्रति सेकंड पानी का भार इंटू आउटलेट पर जो हेड है। तो भार कितना था हमारा, रो जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी इंटू ब्रैकेट एच माइनस हेड लॉस क्या है हमारा 4f l v स्क्वायर बाई 2gd। तो हमारा पाइप पे आउटलेट पावर कितना हो जाएगा। तो अब शक्ति संचारण की दक्षता, पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइप के आउटलेट पे उपलब्ध शक्ति डिवाइडेड बाय पाइप के इनलेट पर उपलब्ध शक्ति। तो पाइप के आउटलेट पे उपलब्ध शक्ति क्या था, प्रति सेकंड पानी का भार इंटू आउटलेट हेड, तो डिवाइडेड बाय इनलेट पे पावर कितना होगा, पाइप के इनलेट पर प्रति सेकंड वाटर का भार इंटू इनलेट पर हेड। तो आउटलेट पे पावर कितना है, W इंटू एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय इनलेट पे कितना है, वाटर का भार W है एंड हेड कितना है, H है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, W इंटू एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई W इंटू एच। अधिकतम शक्ति संचारण की स्थिति कब होगी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जो हमारी जो पावर की जो कंडीशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अधिकतम शक्ति संचारण की स्थिति प्राप्त की जाती है जब समीकरण जो एफिशिएंसी को V के सापेक्ष अवकलित किया जाता है और उसे शून्य के बराबर रख दिया जाता है। तो डी ईटा डिवाइडेड बाई डेल्टा V इक्वल टू 0। तो हमारा हेड लॉस इक्वल टू h बाई 3 आता है। तो हमारा जो हेड लॉस है, फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस है वो हेड के 1/3 होने पे ही हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यह दर्शाता है कि जब पाइप के इनलेट पर कुल हेड का 1/3 घर्षण के कारण हेड के नुकसान के बराबर होता है तो पाइप के माध्यम से संचालित की गई शक्ति अधिकतम होती है। तो हमारा हेड लॉस कितना होना चाहिए, जो हेड है उसके 1/3 होना चाहिए। उस कंडीशन में जो हमारी मैक्सिमम पावर हम जनरेट कर सकते हैं थ्रू पाइप। अधिकतम शक्ति संचारण की दक्षता क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्या होगी। शक्ति संचारण की दक्षता निम्नलिखित सूत्रों द्वारा की जा सकती है। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, H माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई H। ये किसकी है, पावर की एफिशिएंसी से। तो अगर हमको इसको अधिकतम शक्ति संचारण के लिए तो HF को हम H बाई 3 कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, अधिकतम एफिशिएंसी कब हो जाएगी, हमारी अधिकतम एफिशिएंसी 2/3 हो जाएगी जब हमारी मैक्सिमम पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 66.7%। इसी पे एक सवाल देख लेते हैं। एक 2500 मीटर लंबी पाइपलाइन पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती है। 120 किलोवाट पावर को पाइप के माध्यम से संचालित किया जाना है, जिसमें पाइप 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दबाव पर प्रवेश कर रहा है। यदि पाइप की लंबाई पर दबाव 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की कमी हो रही है और घर्षण गुणांक F इक्वल टू 0.006 है तो निम्नलिखित का पता लगाएं। पहला, पाइप का व्यास, डायमीटर ऑफ पाइप, और दूसरा ट्रांसमिशन की दक्षता। तो यहाँ पर हमें एक रिजर्वायर दिया गया है जिसकी लंबाई 2500 मीटर है, जिसमें से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है जो कि 120 किलोवाट का है और जिसमें पानी का दबाव 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पाइप की लंबाई पर और गुणांक दिया हुआ है F इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू दी हुई है। तो उस अवस्था में हमें पाइप का व्यास और ट्रांसमिशन पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पाइप की लंबाई हमें L इक्वल टू दी हुई है 2500 मीटर, पावर का ट्रांसमिशन 120 किलोवाट, इनलेट पर दबाव जो दिया हुआ है 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दबाव में गिरावट जो है वो 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.006 है। तो पाइप का व्यास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हेड कैलकुलेट करना होगा। तो हेड क्या होगा, P बाई रो जी। P हमारे पास दिया हुआ है 4000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब
और हमें वेट दिया हुआ है 9.81 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास h क्या आ जाएगा 407.7 मीटर। ठीक है, w क्या है आपका स्पेसिफिक वेट है। तो हेड निकलने के बाद हम हेड में हानि निकालना होगा। हेड में हानि निम्नलिखित प्रकार से निकाला जा सकता है, HF इक्वल टू डेल पी बाई डब्ल्यू। अब हमें हेड लॉस निकालने के लिए जितना प्रेशर में लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट करने से हेड में लॉस ऑफ हेड निकल जाएगा हमारे पास। तो डेल पी हमें दिया हुआ है 800 किलो न्यूटन, तो हम डेल पी को लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट कितना होता है वाटर का 9.81 इंटू 10⁻³। तो इस कंडीशन में हेड लॉस कितना हो जाएगा 81.5 मीटर। तो हमने पहले निकाला टोटल हेड कितना है हमारे पास और अभी हमने निकाला हेड लॉस कितना है। तो अंत में उपलब्ध हेड कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल हेड कितना आया था 407.7 मीटर और अभी हेड लॉस कितना हो गया 81.5 मीटर। तो हमारे पास जो अंत है एंड में पाइप कितना होगा, एंड में कितना आ जाएगा हमारे पास हेड, जो पाइप का एंड है उस पर। तो H माइनस HF कर देंगे, H माइनस HF कर देंगे तो 407.7 माइनस 81.5 कर देंगे तो एंड में हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा 326.2 मीटर। अब हम प्रवाह दर अर्थात डिस्चार्ज निकालते हैं। तो डिस्चार्ज क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू डिस्चार्ज इंटू H माइनस HF। H माइनस HF क्या है, एंड पे जो हेड है। तो हमें एंड पे प्रवाह दर निकालनी है। तो हमें पावर हमें पता है 120 इक्वल टू स्पेसिफिक वेट है हमारे पास 9.81 और प्रवाह दर Q हमें जो ज्ञात नहीं है, जो हमें ज्ञात करनी है। H माइनस HF दिया हुआ है 3.26.2। तो हमें प्रवाह दर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्रवाह दर आ जाएगी आपकी 0.0375 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमने प्रवाह दर निकाल लिया। उसके बाद था पाइप का व्यास निकालना। अगर हमारे पास डिस्चार्ज आ चुका है तो हम पाइप का व्यास निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आपको V पता है एंड डाया ऑफ पाइप पता है, तो वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू डाया के टर्म्स में मिल जाएंगी, तो डाया हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हेड लॉस हमें पता है 81.5 है, हमने जो अभी कैलकुलेट किया था हेड लॉस 81.5 मीटर। और ये डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम हेड लॉस का इक्वेशन लिखेंगे। तो हेड लॉस क्या हो जाता है HF इक्वल टू F इंटू L इंटू वी स्क्वायर बाई 2GD। तो यहाँ पे हमें HF पता है, फ्रिक्शन फैक्टर पता है, लेंथ पता है हमें, एंड वेलोसिटी पता है D के टर्म्स में, एंड D हमें कैलकुलेट करना। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम D का वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 153.5 mm। तो हमारा डाया कितना होना चाहिए, उतने हेड लॉस के लिए पाइप का व्यास कितना होना चाहिए 153.5 mm। अगला आता है ट्रांसमिशन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो एफिशिएंसी कितना होगा, इनलेट पे जो है आउटलेट पे जो हेड है डिवाइडेड बाय इनलेट पे जो हेड है। तो आउटलेट पे हेड कितना था, जो इनलेट पे हेड माइनस हेड लॉस डिवाइडेड बाय आउटलेट इनलेट पे हेड। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 407.7 माइनस 81.5 डिवाइडेड बाय 407.7। तो इसका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 80%। तो इस पावर ट्रांसमिशन के जो प्रॉब्लम है उसके लिए पाइप का डाया कितना होना चाहिए 153.5 mm एंड ट्रांसमिशन की दक्षता कितनी आ जाएगी 80%। तो इस पे बेस्ड MCQs हैं। तो प्रश्न ये है, प्रश्न फर्स्ट है, पाइप में तरल के माध्यम से अधिकतम शक्ति संचरण के लिए किस शर्त का पालन करना चाहिए। पहला, दबाव हानि अधिकतम होनी चाहिए। दूसरा, गति हानि अधिकतम होनी चाहिए। तीसरा, दबाव हानि कुल हेड की 1/3 होनी चाहिए। चौथा, पाइप की लंबाई अधिकतम होनी चाहिए। तो हमने देखा था अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो दाब हानि है कुल हेड का 1/3 होना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दबाव हानि कुल हेड की 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए।
अगला सवाल है, पाइप में शक्ति का नुकसान किसके कारण होता है? ऑप्शन है पाइप की लंबाई, घर्षण, नोजल के संकुचन के कारण एंड तापमान के कारण। पाइप में शक्ति का नुकसान तभी होगा जब अगर पाइप में लॉसेस हैं। तो पाइप में जो लॉस होता है जनरली वो घर्षण के कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। तो पाइप में शक्ति का नुकसान भी फ्रिक्शन के कारण होगा, अर्थात घर्षण के कारण होगा। तो इसका उत्तर है बी, घर्षण। अगला सवाल है, पाइप में शक्ति के संरक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? पहला, पाइप का व्यास बढ़ाना, दूसरा पाइप की लंबाई बढ़ाना, तीसरा पाइप की चिपचिपाहट अर्थात विस्कोसिटी बढ़ाना तरल की, और चौथा पाइप की सामग्री बदलना। तो इसका सही उत्तर है पाइप का व्यास बढ़ाने। पाइप की व्यास बढ़ाने से हम पावर ट्रांसमिशन किसी भी पाइप सिस्टम में इंक्रीज कर सकते हैं। अगला सवाल है, पाइप में प्रवाहित तरल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे की जाती है? तो पाइप में किए गए कार्य की गणना दाब हेड इंटू प्रवाह दर की पी हेड इंटू क्यू इंटू एच से की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दाब हेड इंटू प्रवाह दर होगी। अगला सवाल है, अधिकतम शक्ति संचरण के दौरान पाइप में किस प्रकार का दाब हानि होता है? ऑप्शन है पाइप के आरंभिक बिंदु पर अधिकतम, पाइप के मध्य बिंदु पर अधिकतम, पाइप के अंत में अधिकतम, या पूरे पाइप में समान। अधिकतम शक्ति संरक्षण पाइप के मध्य में अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शक्ति संचरण के लिए। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा साइफन क्या होता है, साइफन के उपयोग क्या होते हैं, किसी भी पाइप सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, और नोज़ल क्या होता है, और नोज़ल के थ्रू हम कैसे वेलोसिटी हेड को इंक्रीज़ करते हुए दाब को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।